हेलो गाइज, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th के जो चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है जैव अणु है, उसके जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन दिखा रहे हैं, साथ में उनके आंसर दिखाएंगे। और आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन चैप्टर है ये 6 अंक का है। उसमें 1 + 1 + 1 + 3 इट मीन्स 6 मार्क्स के इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और जो इसका पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन क्या है मतलब हीमोग्लोबिन है तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। उसके बाद में आरएनए में नहीं पाया जाता, तो आरएनए में थाई में नहीं पाया जाता, आरएनए में पाया गया जाता है AGCU होता है। इसका पैटर्न है AGCU होता है। और इसका डीएनए यदि आपसे पूछ सकते हैं तो डीएनए की बात आती है तो उसमें आपको लिख देना है AGCT, ये होता है, ये डीएनए का पैटर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा O2 का अभिगमन करता है। तो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो क्वासी-योरकर होता है, जिसे मरास में भी कहते हैं। रक्त में थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है। तो फाइब्रिनोजेन होता है। उसके बाद 2 एमिनो अम्ल के अणुओं के मध्य बंध पाया जाता है तो पेप्टाइड बंध पाया जाता है। इसी के अगले क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की संरचना। तो ये सही जोड़ी का है। तो प्रोटीन की संरचना जो होती है उसमें पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। डीएनए को डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। और उसके बाद में द्वितीयक संरचना, द्विकुंडली संरचना किसकी होती है। तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना होती है। उसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 अंक वाले क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं। प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो चलिए सीधे आपको ले चलते हैं इसके आंसर पर आपको। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल की जो परिभाषाएं लिखी है, परिभाषाएं कुछ भी लिखी है, मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वही इसका सेंस है। यहाँ आवश्यक एमिनो अम्ल में क्या होता है, वे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता या जिनका संश्लेषण शरीर के अंदर नहीं होता, उन्हें हम अनावश्यक एमिनो अम्ल आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और इसके अंदर वेलिन, आइसोल्यूमिन, आर्जिनिन और ल्यूसिन होते हैं। उसके बाद अनावश्यक एमिनो अम्ल, वे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर ही होता है, उन्हें हम अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और इसके अंदर ग्लूसिन, एलिनिन और ग्लूटेमिक और एस्पार्टिक अम्ल और सेरिन होते हैं। दोनों की संख्या 10-10 होती है, 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। इस तरह से 20 एमिनो अम्ल होते हैं। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। तो चलिए इसके भी आंसर आपको दिखा देते हैं। तो डीएनए अंगुली छापन जो है उसमें होता क्या है, चलिए प्रत्येक जीव की अंगुली छाप अद्वितीय होते हैं और जो अंगुली के शीर्ष पर होते हैं, और इसी में आपको व्यक्ति की पहचान के लिए काम में लाया जाता है। पहले से क्या है, व्यक्ति की पहचान के लिए काम में लाया जाता था, क्योंकि किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है और डीएनए के क्षारकों के अनुक्रम का निर्धारण डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। मेन बात क्या है, डीएनए के क्षारकों के अनुक्रम का निर्धारण ही डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। और डीएनए अंगुली छापन का महत्व या उपयोग या विशेषता क्या है, किसी व्यक्ति की पैतृकता का निर्धारण करने में और किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने में, और विधि चिकित्सा शास्त्र संबंधी प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में। ये 3 बेसिक बातें हैं, 3 विशेषता है जिसका उपयोग डीएनए अंगुली छापन में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक गुण लिखिए। तो न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक गुण के लिए चलिए आपका इसका आंसर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल, यह जीव कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है और इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड होते हैं और जो अनेक न्यूक्लियोटाइड
की इकाइयों के मिलने से बनते हैं। और उसके बाद में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के 3 रासायनिक घटक होते हैं। कौन कौन से? फास्फेट समूह, पेंटोज या राइबोज शर्करा या डी ऑक्सीराइबोज, और विषम चक्री बेस जैसे पायरिमिडीन और व्युत्पन्न, जिसके अंतर्गत आता है थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। एम फ्यूरिन के व्युत्पन्न एडेनिन और ग्वानिन। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का मतलब है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब आगे चलते हैं डीएनए के घटक। तो डीएनए के घटक क्या होते हैं भाई? देखिए, डीएनए के घटक हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है डी ऑक्सीराइबोज शर्करा अणु और फास्फोरिक अम्ल के अणु और नाइट्रोजन बेस, ये 2 तरह के होते हैं, पिरिडिन बेस और प्यूरिन बेस। इसके अंतर्गत ये आते हैं, उसके अंतर्गत ये आते हैं। आगे चलते हैं आरएनए के घटक। आरएनए राइबोज नाइट्रोजन बेस जैसे एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं। इस तरह से आपको पढ़ लेना है, कोई विशेष नहीं है। मेन ये हमने पूरा एक टॉपिक आपको बता दिया है, इसमें से आपको बेसिक बात निकाल लेना है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस तरह से है। इस वीडियो के पहले हमने अन्य चैप्टर के भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं। यदि आपने हमारे उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें आप देख लें। लगभग केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के जो हमने आंसर अपलोड कर दिए हैं वीडियो के माध्यम से। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आप प्ले लिस्ट को देख सकेंगे और अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सकेंगे। चलिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए इसके जैविक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए इसके जैविक महत्व पर प्रकाश डालिए। इसके आंसर को हम बता देते हैं। इसका आंसर इस तरह से है। प्रोटीन का वर्गीकरण आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, और फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये किस आधार पर? आणविक संरचना के आधार पर। और दूसरा है जल अपघटन के आधार पर जो प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। आइए इन प्रोटीन्स के हम क्या दिखा देते हैं आपको, जैविक कार्य। तो देखिए जैविक कार्य क्या है। यहाँ पर सह एंजाइम के रूप में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना और उपापचय अभिक्रियाओं को नियंत्रित करना और एंटीबॉडी के समान कार्य करके शरीर को बीमारियों से बचाना, ये इसके जैविक कार्य है। 3 नंबर का ये अकेला भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए इसके जैविक महत्व तो हो गए, क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है? चलिए इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर है प्रोटीन उष्मा, खनिज, अम्ल तथा क्षारों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। और जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या अम्ल या क्षार के साथ इसको अभिकृत किया जाता है तो प्रोटीन स्कंदन या इसका अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। यह क्रिया प्रोटीन का क्या कराती है? विकृतीकरण कहलाती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, जब प्रोटीन को किसके साथ में, उष्मा के साथ में, अम्ल के साथ में या क्षार के साथ, क्षार के प्रति, मतलब प्रोटीन जो होते हैं उष्मा, अम्ल और क्षार के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। अतः जब भी प्रोटीन की किसके साथ में, अम्ल के साथ में, क्षार के साथ में या उष्मा के साथ इन्हें विकृत किया जाता है तो इनका क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है, जिससे प्रोटीन का क्या कहते हैं? विकृतीकरण कहते हैं। और क्या है, आगे चलते हैं। विकृतीकरण में रासायनिक रूप से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना नहीं बदलती है। ध्यान रखना, विकृतीकरण में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना नहीं बदलती, किंतु द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। और विकृत प्रोटीन जो है वो क्या करता है? अपनी जैविक अभिक्रियाशीलता खो देता है। कुल मिलाकर इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा प्रोटीन किसके प्रति संवेदनशील होता है? उष्मा के प्रति, अम्ल के प्रति और क्षार के प्रति। और जब इनके साथ उसकी अभिकृत किया जाता है तो अपनी क्या करता है? वो स्कंदित हो जाता है। और यह प्रोटीन का क्या कहलाता है? विकृतीकरण करता है। और विकृतीकरण में होता क्या है? विकृतीकरण में रासायनिक रूप से प्रोटीन प्राथमिक संरचना नहीं बदलती, किंतु द्वितीयक संरचना इसकी बदल जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए
और आरएनए में अंतर लिखिए। तो डीएनए और आरएनए में अंतर को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डीएनए आरएनए में बेसिक अंतर क्या है। इसकी द्वि हेलिक्स संरचना होती है और इसकी एकल हेलिक्स संरचना होती है। यह डी ऑक्सी राइबो शर्करा है और यह राइबो शर्करा है। इसके पायरिमिडीन क्षार मुख्य थायमिन होता है और इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुल मिलाकर आप लिखते हैं इसमें थायमिन होता है, इसमें यूरेसिल होता है। बाकी बात लिखने की आवश्यकता नहीं है, पूरे पॉइंट को इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यह साधारणतः नाभिक में पाया जाता है और यह साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम में पाया जाता है। यह पैतृक गुणों के वाहक के रूप में कार्य करता है और यह मुख्य रूप से प्रोटीन के निर्माण में कार्य करता है। प्रत्येक डीएनए एक या एक से अधिक एंजाइम के कार्य का निर्देशन करता है और यह केवल एक संदेश वाहक का कार्य करता है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।